वी कम टू अवर फोर्थ टाइप, दैट इज, ये तो हमने पढ़ा था आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल which induce polarity in non-polar molecule। डाइपोल का मतलब कोई हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, और इंड्यूस डाइपोल का मतलब है कि ये कैसा होगा, नॉन पोलर। यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल ने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर दी, जैसे उसमें पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, और उनके बीच में जो फोर्सेस वर्क करेंगी वो फोर्सेस होंगी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? अगेन आई एम रिपीटिंग, डाइपोल का मतलब क्या होता है, द मॉलिक्यूल विद पोलैरिटी। ठीक है, हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा, और इंड्यूस, जहाँ पे इंड्यूस डाइपोल का आ जाएगा वहाँ मतलब कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, नॉन पोलर टाइप। तो जब नॉन पोलर के अंदर हम पोलैरिटी को इंड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, तो उस टाइप की जो फोर्सेस वर्क करेंगी वो क्या होंगी, आपकी इंटरेक्टिव या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्टिव फोर्सेस। अब आप यहाँ देख के बताइएगा कि इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस। अब हमारे पास डाइपोल में अंदर कोई पोलर मॉलिक्यूल है HCl, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, फाइन। अब ये पोलर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस पोलर मॉलिक्यूल में ऑब्वियस है दे आर द पार्शियल चार्जेस, यस, ठीक। अब जैसे ही कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नाउ क्लोरीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या करेगा, फोर्सेस इंड्यूस करेगा, यानी कि उसकी फोर्स की हेल्प से इसके अंदर कौन सा करैक्टर इंड्यूस होगा, इट इंड्यूस पोलैरिटी। अब कैसे होगी, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है और ये भी क्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। सो अब क्या होगा, ये वाले जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं दे स्टार्ट रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस क्लोरीन। जब रिपल्शन इनिशिएट करेगी इसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर को मूव करेंगे, टुवर्ड दिस क्लोरीन। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा डेल नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सी फोर्सेस भी वर्क करें, अगेन रिपल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ पर एक पोलर मॉलिक्यूल की हेल्प से एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या आ गई, पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। सो दिस इज the force, and this type of the force or interactive force is known as dipole induced dipole interaction. Fine, this is the dipole induced dipole interaction. I hope it's clear to you. Then we come to our last topic of this interactive forces, that is fifth one is instantaneous dipole induced instantaneous dipole, it is the instantaneous dipolar interaction। अब इन इंटरेक्शंस को हम डिस्पर्सिव फोर्सेस भी बोलते हैं, इसको हम लंडन फोर्स भी बोलते हैं। व्हाई दे आर लंडन फोर्स, बिकॉज इट कवर्ड बाय द लिट्स लंडन। ठीक है, लिट्स लंडन नाम के साइंटिस्ट ने इस टाइप की फोर्स को इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंटली। सो इट इज़ नोन एज द लंडन फोर्सेस, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वीक फोर्स, बहुत ज़्यादा वीक होती है।
और इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ मोस्टली डिपेंड अपॉन द सरफेस। यहाँ कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं बहुत वीक, सबसे पूरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर सबसे ज़्यादा वीक फोर्सेस ये आपकी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्टिव फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस। और जो इनका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है ऑन सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। फाइन, लेट मी फिल माय पेन विद द इंक। तो तब तक आप देख लीजिए इसे, ठीक है। सो एक तो क्या मैंने बताया कि ये काफ़ी वीक है, दूसरा ये क्या है, मैग्नीट्यूड। अब आप खुद से सोचिए कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्टिव फोर्सेस का क्या मतलब होगा। इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी चीज़ का बहुत जल्दी, फॉर द इंस्टेंट, फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज़ का इंड्यूस होना, ठीक। जैसे आप भीड़ में खड़े हो, भीड़ में खड़े खड़े आपको कोई अचानक से चांटा लगा दे, ठीक है, और वहाँ से गायब हो जाए, तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली आपके पास थोड़ा सा एक रिएक्शन आएगा, आप थोड़ी देर के लिए क्या हो जाओगे, सरप्राइज, अमेज्ड हो जाओगे कि किसने मारा, किसने मारा, एंड आफ्टर डैट यू बिकम अ नॉर्मल, ठीक है, अगर आपको पर्सन नहीं दिखता है जिसने आपको चांटा लगाया, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस मतलब झट से, एकदम इतना फास्ट कि आपको पता ही ना चला हो, ठीक है, और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि आपको कोई चांटा लगा गया और आपको पता भी नहीं चला, ठीक। सो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब है कि जैसे हमारे पास दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और ये एग्जिस्ट किसके बीच में करेंगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन नोबल गैसेस के बीच में भी एक्सिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। नॉन पोलर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और नोबल गैसेस के बीच में भी ये वाली फोर्सेस क्या हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब ये फोर्सेस कहती क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैविंग द टू नॉन पोलर एटम्स, ठीक। अब ये एटम्स कैसे हमारे पास हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ठीक। अब ऑब्वियस है टू एटम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब होगा क्या, जैसे हाइड्रोजन के एटम्स आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एज दे इंटरेक्ट, इंटरेक्ट कब करेंगे, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस, ठीक है, डिस्टेंस, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस, जैसे ही डिस्टेंस में डिक्रीज करा ये क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। अब क्या होगा, बहुत स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एकदम से क्या करेंगे, एकमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे एट वन, यानी कि ये जो एटम का जो ऑर्बिट है, ठीक है, ये तो आपका हाइड्रोजन के दो एटम्स हो गए। अब इसके ऑर्बिट में फॉर द इंस्टेंट जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो चार्ज डेंसिटी है वो इस साइड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी यहाँ बढ़ जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे क्या आ जाएगी, उसकी वैकेंसी डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाएगा, ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा। अब इस चार्ज के डेवलप होते ही फॉर अ वेरी इंस्टेंट इस साइड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इस तरह से क्या हो गया, आप देखिए दो पोल्स बन गए, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया, फॉर अ टाइम भी ये पोलर की तरह बिहेव करेगा, और ये भी कैसे बिहेव करेगा, पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। दोनों एक्चुअली में क्या थे, नॉन पोलर, लेकिन जब किसी ऑर्बिट के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी एक तरफ बढ़ती है तो उसकी ऑपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, ऑपोजिट चार्ज डेवलप होगा। ये चार्ज डेवलप होते ही जो एटम उसके कांटेक्ट में आएगा उसमें भी उससे ऑपोजिट चार्ज क्या होगा, डेवलप होगा, जिससे कि वो फॉर अ वेरी स्मॉल, यानी कि सेकंड से भी कम टाइम में वो क्या करेंगे, दे बिहेव एज अ पोलर मॉलिक्यूल। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन, और ये इसीलिए बहुत वीक होती हैं। डिस्पर्स मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्पर्सिव वे में है, और लंडन फोर्स यानी कि इसका नाम लंडन फोर्सेस है, लंडन यानी कि जगह का जो भी पर्सन का जो भी उसके पीछे जो सब ने जो भी
उसका जो टाइटल नेम जैसा भी होगा उसके बेसिस पे, ठीक है। सो लंडन फोर्सेस पढ़ गया क्योंकि उसे डिस्कवर उसने करा था। सो ये बहुत वीक टाइप की फोर्सेस होती हैं, ठीक। उसके बाद मैंने अब वीक फोर्सेस तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि वाई दे आर द वीक फोर्सेस, बिकॉज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे एग्जिस्ट, फाइन। तो इसलिए क्या हो गई, ये वीक हो गई। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल। तो बहुत से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं फोर्सेस के बिहेवियर के ऊपर हम उनकी बॉइलिंग पॉइंट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इट इज यूज टू अकाउंट द दिस प्रॉपर्टी और दिस फोर्सेस इज यूज टू अकाउंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, if I said CH3, CH3, यहाँ पे भी CH3 एंड दिस इज ऑल्सो CH3, ठीक। क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4। तो 1 ये क्या होगा? 2 डाई मिथाइल 1 2 3 4, इट इज ब्यूटेन, ठीक है। ये हो गया 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये हमारे पास कैसा हो गया? चेन लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम आइसोमर भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन वी हैविंग द दिस, दिस इज योर नियो 1 2 3। तो अगर हम इसको नियो पेंटेन भी बोल सकते हैं, या हम इसको बोलेंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरफेस एरिया पे देखें तो इसका सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है, सरफेस एरिया इज मोर, और इसका सरफेस एरिया क्या है? लेस। तो मैंने यहाँ लिखा था कि जो ये सरफेस एरिया यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सो इफ़ आई सेड कि आउट ऑफ दीज टू विच वन हैविंग द हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होगा? हायर होगा एज कंपेयर टू दिस। क्यों? पहली चीज़ कि अगर हम इनका मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास, जिस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक। दूसरी बात, सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो जो चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स या फिर चेन में भी ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स होंगे तो क्या होगा? उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। लेकिन जो आपके सिंपल ये वाले ब्रांचिंग चेन्स, यानी कि ये तो आपकी चेन लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें चेन में आप देखो सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसमें कोई चेन नहीं बन रही है, इट इज़ ओनली ब्रांच स्ट्रक्चर। तो चेन लाइक स्ट्रक्चर्स का जो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इनका सरफेस एरिया कम होगा इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो ये फोर्सेस ज़्यादातर यूज टू हेल्प अकाउंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर जी? सो दिस इज अबाउट द इंटरेक्टिव फोर्सेस, फाइन। After these interactive forces, now next is the हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगेन हियर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जितना ज़रूरी था हमने उतना उस चैप्टर उसमें कवर कर लिया था। बस मैं आपको इतना बता दूंगी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये भी बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है? स्टडी करने में हेल्प करता है, लाइक देयर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, लाइक द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। जितना हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा? उतनी चीज़ें क्या है? ईजिली डिजॉल्व होंगी इन पर्टिकुलर सब्सटेंस और सॉल्वेंट, ठीक। सो नेक्स्ट वी कम टू द थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी क्या बोलती है? थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी मीन्स
हीट एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल या किसी भी पार्टिकल की क्या होगी, मोशन या जैसे स्पीड इंक्रीज होगी या स्टेट ऑफ मोशन इंक्रीज होगी इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। सो हम कह सकते हैं कि जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स में जो मूवमेंट है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब मूवमेंट इंक्रीज होने से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि जितना अब जब मूवमेंट इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि अगर हमें किसी सब्सटेंस की या किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी को हम फाइंड करना है तो हम उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड कर सकते हैं। क्या कंसीडर कर रही हूँ मैं, थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी। फाइन, इट इज़ अ एनर्जी विच इज़ यू कैन से अराइज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ये वो एनर्जी है जिससे क्या होगा, पार्टिकल्स की मोशन या मूवमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब मूवमेंट इंक्रीज होने का मतलब है कि डायरेक्टली हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब मूवमेंट इंक्रीज होगा तो वो हमें क्या मेजर करने में हेल्प कर रहा है, इट हेल्प टू मेजर द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। फाइन, सो अब ये तो होगा सिंपल थर्मल एनर्जी के थर्मल एनर्जी का पार्टिकल की मोशन पे क्या इफेक्ट है। तो थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी, ये क्या है, ये कैसे दूसरे के रिलेट करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का हमने पढ़ लिया कि जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी वो हो गई आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। थर्मल एनर्जी क्या करेगी, जो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स की एनर्जी को इंक्रीज करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। फाइन, सो अब ये जो एनर्जी है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, अब ये मेन इसका क्या काम है, इसका काम है टू कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। सिंपल हम लैंग्वेज में बोलेंगे कि टू कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, ये तो हो गया इसका काम। और इसका क्या काम होगा, टू कीप द पार्टिकल्स फार अवे। सही कह रही हूँ ना मैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करती हैं, वो हमें ये बताती हैं कि पर्टिकुलर स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर ये फोर्सेस वर्क कर रही हैं तो हम उन पर्टिकुलर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूँ तो सॉलिड्स के अंदर क्या होगी, सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी देन लिक्विड, देन इसकी बात करें हम गैसेस। फाइन, और अगर मैं थर्मल एनर्जी की बात करूँ तो गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होगी, देन लिक्विड के अंदर, देन सॉलिड इज लेस अफेक्टेड, है ना, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दोनों में क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इनके एक जैसी रहेगी। अब तो ये हमें बताना क्या चाह रही हैं, ये हमें ये बताना चाह रही हैं कि इन दोनों के बेसिस पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी है, इनके बीच का जो बैलेंस है, बैलेंस हाउ दे बैलेंस ईच अदर एंड दे फॉर्म द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमें ये बताना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या फोर्सेस हैं जो पार्टिकल्स को इकट्ठा रखेंगी। ऑब्वियस है, जितना स्ट्रॉन्ग पार्टिकल होगा उतनी उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो सॉलिड बिहेव लाइक अ सॉलिड, काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, और गैसेस में ये दूर दूर होती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर।
ऐसे ही थर्मल एनर्जी हमें क्या बता रही है कि अगर हमें किसी सब्सटेंस को स्टेट चेंज करनी है तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, उनके बीच की फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगी और पार्टिकल्स आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक, लेकिन अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा गैसेज से इफेक्ट होती हैं और सॉलिड्स कम होते हैं। तो हमें ये दो जो टर्म्स है ये बताना क्या चाह रही हैं कि ये दो टर्म्स को बैलेंस करके ही हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ सकते हैं, या 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज कंसिस्ट ऑफ दीज 2 टर्म्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। फाइन। अब अगर हम बात करें लिक्विड्स की और सॉलिड्स की, तो जब मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन लिक्विड और सॉलिड्स के अंदर वीक होगा, अगर ये वाला इंट्रैक्शन सॉलिड्स और लिक्विड्स के अंदर वीक होता है तो क्या होगा, सॉलिड्स और लिक्विड्स दे डू नॉट बाइंड ईच अदर, इजीली बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिक्रीज करते जाएंगे तो हम सॉलिड और लिक्विड्स को किस में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, गैस में, क्योंकि फोर्सेस क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। ऑब्वियस है, अगर कोई चीज़ बहुत टाइटली अपने आप को बॉन्ड करके रखी है, ठीक, तो उसके अंदर वो फोर्स क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, एंड मे बी इट बिहेव द सब्सटेंस और द मैटर इज बिहेव लाइक अ सॉलिड और लिक्विड। लेकिन अगर ये फोर्सेस कम होती जा रही हैं एंड दे मॉलिक्यूल्स आर मूव फार अपार्ट, तो हम सॉलिड और लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, गैसेस में भी कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ऐसे ही अब हमें ये बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम, ज़रूरी नहीं है कि हमें गैसेस को या सॉलिड लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ही रोल मेन है। अगर हम गैस की कंप्रेसिबिलिटी करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि यहाँ तो हमने पढ़ा कि हम उसको कैसे गैस में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हम गैसेस को लिक्विफाई कर रहे हैं, लिक्विफाई करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रोल नहीं है। अगर हम गैसेस को लिक्विफाई करेंगे तो लिक्विफाई किस कंडीशन में होगा, बाय डिक्रीजिंग, या हम कह सकते हैं बाय लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है, यही टर्म है ना कि अगर हमें गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड का मतलब है कि जो गैस के दूर दूर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमें थोड़ा थोड़ा पास लाना है। तो पास लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस बढ़ेगी, तो एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो फोर्सेस बढ़ेगी। तो गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। तो एक तरह से जो हमारी, आप कह सकते हो कि इंटरचेंजिंग है the 3 states of matter, it also depend upon this intermolecular forces and thermal energy. So in this chapter we have to study about only about liquids, gases and liquids. Fine. सॉलिड्स का जो पढ़ोगे आप वो आप 12th में पढ़ोगे, जो सॉलिड स्टेट्स के बारे में यू आर स्टडीइंग इन, बट इन न्यू सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी यू हैव टू ओनली स्टडीड अबाउट द गैसेस। हमें और किसी के बारे में, हमें लिक्विड्स के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सरफेस टेंशन के बारे में नहीं पढ़ना। वी हैव टू ओनली गो थ्रू दिस टॉपिक दैट इज गैसेस। सो हमें इसी की डिटेल स्टडी में के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो अब गैसियस स्टेट के बाद थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ गैसियस स्टेट का। गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही है, मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट, उनके बीच में फोर्सेस कम होती हैं, ठीक है। वॉल्यूम उनका गैसेस का कैसा रहता है, उनकी शेप्स फिक्स नहीं होती है, ठीक है। वॉल्यूम भी उसका फिक्स नहीं होता है। और यही जो गैसेस क्या है, वी आर ऑल्सो लिव इन द ओशन ऑफ गैस, हमारे भी आसपास क्या हैं, गैस ही हैं, ठीक है। तो हमें यही इसमें पढ़ना है कि कैसे गैसेस के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस बिहेव करती हैं और कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने गैसियस या सब्सटेंसेस का जो बिहेवियर है इन द प्रेजेंस ऑफ गैस कैसे वो इफ़ेक्ट करता है बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, वो हमने अब गैसेस में पढ़ना है, ठीक है। सो फॉर दैट टिल दैट थैंक यू।